At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त भारतीय डॉक्टर उज्जवल पाटनी, जिसको अपने भारतीय होने पर गर्व है, और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 100 साल से ज्यादा समय तक स्वतंत्रता पाने की जंग चल रही थी, कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी अप्रत्यक्ष रूप से। सोचिए उस जंग में कितना खर्च लगा होगा। कोई तो होगा जो कपड़े मुहैया करता होगा, खाना मुहैया करता होगा, अनाज मुहैया करता होगा, रुकने की जगह की व्यवस्था करता होगा। ये जो ब्रोशर, ये जो पोस्टर, पैम्फलेट, छुपे हुए अखबार, ये सब छपते थे, कोई तो इनका खर्च उठाता होगा। ये जो मास मूवमेंट होता था, इसका कोई तो खर्च उठाता होगा। हाँ, एक स्वतंत्रता संग्राम सामने चल रहा था, जिसमें खून बहता था, जिसमें जाने जाती थी, और एक स्वतंत्रता संग्राम पीछे चल रहा था, जो एक तरीके से ऐसा मानिए कि जब गाड़ी चलती है तो उसमें डीजल पेट्रोल डलता है, और यदि वो फ्यूल न डले तो शायद गाड़ी न चले। उस वक्त हिंदुस्तान के कई देश प्रेमी उद्योगपति इस स्वतंत्रता संग्राम में ईंधन डालने की जिम्मेदारी लिए हुए थे। उस जमाने में ये जो उद्योगपति थे, ये खुद भी बेहद सादगी से जीते थे। ये देश के बड़े बड़े नेताओं को सलाह भी देते थे और उनसे सलाह भी लेते थे। आज हम उन सबसे बड़े घरानों को याद करेंगे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पीछे से सपोर्ट सिस्टम बनकर जिंदा रखने का बीड़ा उठाया। और आज चारों ओर हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ, पोलराइजेशन देखने सुनने को मिलता है। लेकिन तब चाहे वो हिंदू उद्योगपति हो, चाहे वो मुस्लिम उद्योगपति हो, जात पात देखे बिना सब ने भारत के लिए अपनी जान झोंक दी। तो कुछ बेहद रोमांचक कहानियों के लिए तैयार हो जाइए। यहां याद दिला दूं, ये वीडियो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि किसी माध्यम से पहुंचा हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। 1887 में हाजी उस्मान सेठ का जन्म हुआ। बेंगलोर के बहुत बड़े घराने में वो जन्मे। उनको अपने दादा यूसुफ मोहम्मद पीर की बहुत बड़ी कमाई विरासत में मिली। और उस जमाने में कहते हैं बेंगलोर के प्रीमियम लोकेशन पे लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का उनका एक मॉल की तरह था, जहां पर कार से लेकर पिन तक सब कुछ मिलता था। जब सन 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में पैसों की कमी आई तो हाजी उस्मान सेठ आगे आए और महात्मा गांधी जी के हाथ में उन्होंने एक ब्लैंक चेक रख दिया और 10 किलो सोने से भरा बैग थमा दिया। गांधी जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, गांधी जी, आप स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़िए, मेरे पास जो कुछ है वो सब देश की आजादी के लिए, एक एक ईंट भले चली जाए, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। साथियों, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। उनके पास 27 आलीशान बंगले थे, अकृत संपत्ति थी। लेकिन हाजी उस्मान सेठ ने अपना सब कुछ भारत मां पर न्यौछावर कर दिया और जीवन के अंतिम क्षणों में उनके सर पर किराए की छत थी। आज जब हर व्यक्ति फ्री में कहां से कैसे कुछ मिल जाए इसकी जुगत में लगा रहता है, उसी हाजी उस्मान सेठ के परिवार को 1949 में नेहरू जी ने 300 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा। यह कहा कि आपने जो किया वो अमूल्य है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। अब आप इतनी तंगी में जीवन मत बिताइए, हमारी तरफ से ये तोहफा रखिए। लेकिन उनके परिवार ने उसको लेने से इनकार कर दिया। ये वो फ्लैशबैक के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिसकी वजह से फ्रंट लाइन पर आकर असली संग्राम लड़ा जा सका। आज देश में हम चारों तरफ बिरला हाउस देखते हैं, बिरला मंदिर देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस वक्त से बिरला जी को नेशनलिस्ट बिजनेसमैन कहा जाता है। बहुत छोटी सी उम्र में, महज 11 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने खुद का जूट का व्यापार एस्टेब्लिश कर लिया था।
उस समय ब्रिटिशर्स की आंखों में इंडियन उद्योगपति खटकते थे। तो ब्रिटिशर बिजनेसमैन, स्कॉटिश बिजनेसमैन जो लोग थे, उन्होंने इनकी राह में खूब रोड़े अटकाए। वो इनका लोन रुकवा देते थे, इनकी मशीनरी रुकवा देते थे, करेंसी के एक्सचेंज रेट में ऐसा उलटफेर करते थे कि इनके लिए बिजनेस करना लगभग असंभव हो जाता था। लेकिन ये डटे रहे, इन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उसके बाद इन्होंने 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की और तब एम्बेसडर कार भारत की शान बनी। इन्होंने यूको बैंक की स्थापना की। घनश्याम दास बिरला एक अद्भुत व्यक्ति थे। वो अपने उद्योगों में खूब मात्रा में भारतीयों को नौकरी देते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो जो भी ब्रिटिशर्स के विरोध में खड़ा होता था उसका व्यापार बंद हो जाता था, उसके परिवार के लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। इस वजह से अधिकांश उद्योगपति दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन घनश्याम दास जी बिरला का बिरला हाउस उस वक्त कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कहते हैं बिरला हाउस की हर ईंट में भारत का इतिहास है, जिसको अब गांधी स्मृति के नाम से आज जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का निधन बिरला हाउस में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री बिरला जी से एडवाइस लेने जाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी निधन बिरला हाउस में हुआ। बिरला जी की तिजोरी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ ऐसी खुली थी कि लोग कहते थे गांधी जी चाहे जो सम, जो पैसा, जो आवश्यकता बिरला जी के सामने रख दें, उनको विश्वास होता था कि ये पूरी होने वाली है, क्योंकि बिरला जी ने आजीवन कभी गांधी जी को मना नहीं किया। स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने और दूसरे तरीकों से भी लड़ा। इन्होंने एक हरिजन सेवक संघ बनाया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो गांधी जी के आशीर्वाद से बना, ताकि हिंदुस्तान से अनटचेबिलिटी को मिटाया जा सके। उसके लिए हॉस्टल्स बनाए, उसके लिए स्कूल्स बनाए, जगह जगह इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए। एक तरफ ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को फंड करते थे और दूसरी तरफ पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते थे, जिससे जो आम भारतीय था वो शिक्षा ले, वो बड़ी सोचे और इतनी हिम्मत जुटाए कि ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हो सके। सलाम है पर्दे के पीछे के इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। जमना लाल जी महज 5 साल की उम्र में एक परिवार में गोद आ गए वर्धा में, और 17 साल की उम्र तक वो इतने काबिल थे कि उन्होंने कई फैक्ट्रीज की, कई इंडस्ट्रीज की स्थापना कर दी। जमना लाल जी एक ऐसे देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनको जब ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी, उनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की उपाधि दी, तो वर्ल्ड वॉर 1 में दुखी होकर उन्होंने उन सारी उपाधियों का त्याग कर दिया। उस समय उपाधियों का त्याग करना भी ब्रिटिश गुस्से को आमंत्रित करना था। त्याग ही नहीं किया, खुले आम उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नागपुर झंडा सत्याग्रह, बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन, दांडी मार्च, ये सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनकी लाइफ से जुड़ी, जिसकी वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। और बजाज जी अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपनी बड़ी सोच से और देश के प्रति अपने जुड़ाव से एक दिन गांधी जी के इतने करीब आ गए कि महात्मा गांधी जी ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में, सन के रूप में अडॉप्ट कर लिया। और उन्होंने एक अनूठा कॉन्सेप्ट निकाला। उनका कॉन्सेप्ट था कि जो बिजनेस ओनर बेतहाशा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो उस प्रॉफिट का बेतहाशा उपयोग नहीं कर सकते, वो महज उस प्रॉफिट के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टीशिप ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस। और यही कंसेप्ट आज हम कुछ मॉडर्न बिजनेसेस में देख रहे हैं, जो अपनी 80% और 90% तक संपत्ति दान कर चुके हैं। 1942 में बजाज जी के लिए महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि जब भी मैं बहुत धनी उद्योगपतियों को देखता हूं जिनकी संपत्ति आम आदमी के काम आई, तो हमेशा मुझे बजाज जी नजर आए, और उनके चेहरे को देख के ही मैंने ऐसे उद्योगपतियों की कल्पना की। सलाम है जमना लाल जी बजाज को। साथियों, टाटा समूह का नाम सुनते ही आज भी हमारा दिल श्रद्धा और प्रेम से भर उठता है, क्योंकि जमशेद जी टाटा से शुरू करके आज रतन टाटा तक हर किसी ने देश सेवा की परंपरा को कायम रखा है। यदि पूरे भारत का हर शख्स किसी एक उद्योगपति के प्रति श्रद्धा से भर उठता हो तो वो रतन टाटा है।
लेकिन इसकी नींव वहां जमशेदजी टाटा से पड़ी। वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने अपने सीमित संसाधन लेकिन असीमित सपनों से अपने व्यापार को खड़ा किया। उनका न स्वतंत्रता संग्राम में कंट्रीब्यूशन बड़ा दूजे तरीके का था। वो विदेश यात्राएं करते और विदेश यात्राओं से नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते और उनको लाकर वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते। और उस जमाने में जब कोई कुछ भी बड़ा नहीं सोचता था, तब जमशेदजी टाटा वर्कर्स के लिए योजना बनाते थे। वो उनके कंपेंसेशन के बारे में सोचते थे, ग्रेचुइटी के बारे में सोचते थे, बोनस के बारे में सोचते थे। कहते हैं पूरे हिंदुस्तान का जितना भी एम्प्लॉय वर्ग है, उन सबको जमशेदजी टाटा और आने वाले सारे टाटास के प्रति सम्मान से भरना चाहिए, क्योंकि भारत में सारे एचआर प्रैक्टिसेस और सिस्टम्स टाटा समूह के द्वारा शुरू किया गया, ऐसा कहा जाता है। टाटा भारत की स्वतंत्रता के, नेशनलिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े पक्षधर थे और एक बहुत ही एक्टिव डोनेटर, जो बड़ा फंड देते थे ताकि ये मूवमेंट ना रुके। और टाटा ने महज पैसा नहीं दिया, उन्होंने लोगों को एम्पावर किया। इसके लिए उन्होंने एक एंडोमेंट फंड बनाया। वो फंड उन लोगों की मदद करता था जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट का सपना किसने देखा? टाटा ने। देश के सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सपना किसने देखा? टाटा ने। देश में एक साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए, सपना किसने देखा? टाटा ने। वो अपने जीवन काल में इन सपनों को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो जो डीएनए चला आ रहा था पीछे से, वो जो सोच, वो जो एटीट्यूड, देश प्रेम चला आ रहा था, आज हम हिंदुस्तान में चारों तरफ जितने इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, उसमें से अधिकांश टाटा की देन है। आज चाहे टाटा स्टील को देख लो, चाहे बेंगलोर में IISc को देख लो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को देख लो, ये सब टाटा के सपने की देन है, जो पूरे भारत को फायदा पहुंचा रहे हैं। टाटा एक बड़ी सोच वाले व्यक्ति थे, हाई मोरालिटी वाले व्यक्ति थे, हाई सोशल आइडियल्स वाले व्यक्ति थे, एक सोचने वाले व्यक्ति थे वो। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में कहा, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के निर्माण का बहुत बड़ा श्रेय टाटा को जाता है। आर्देशिर गोदरेज जी की, वो एक वकील थे, लेकिन इतने हाई सोशल आइडियल्स थे, इतनी हाई मोरालिटी थी कि एक बार उन्होंने अपने क्लाइंट पर केस ठोक दिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। वकालत की माल प्रैक्टिसेस से परेशान होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी और सर्जिकल इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री की स्थापना की। अब इसमें एक अजीब सा किस्सा है, और उस जमाने की डेयरिंग सोचिए आप। उस जमाने में जहां हर कोई ब्रिटिशर्स को सलाम नमस्ते करने में डटा है, इन्होंने सोचा क्योंकि मैं इंडिया में बना रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट्स पे मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। और गजब डेयरिंग दिखाते हुए इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पे, इक्विपमेंट्स पे मेड इन इंडिया छाप दिया। इक्विपमेंट्स वर्ल्ड क्लास, फाइनेस्ट क्वालिटी, चारों तरफ तारीफ, लेकिन उनको लेने की हिम्मत कौन सा देश दिखाएगा? एक्सपोर्ट बंद हो गए, क्योंकि मेड इन इंडिया की वजह से बहुत सारे देश उनको लेने से घबराते थे। उन्होंने लॉस ले लिया। सोचिए उस जमाने के उद्योगपति, उन्होंने नुकसान सहना स्वीकार किया, लेकिन जिद पर अड़े रहे, मेड इन इंडिया नहीं हटाऊंगा। आर्देशिर गोदरेज एक और बाल गंगाधर तिलक जी के जबरदस्त फॉलोअर थे, एक फ्रीक्वेंट डोनेटर थे जो लगातार अलग अलग मौकों पर फंड किया करते थे, लेकिन दूसरी ओर वो बहुत सुलझे विचारों के व्यक्ति थे। वो कहते थे यदि सच्चे मायनों में भारत को स्वतंत्रता पानी है तो वो महज बायकॉट करके नहीं होगा। और ये बात उन्होंने खुद महात्मा गांधी जी से कही। उन्होंने कहा हमको एक ऐसी लोकल इंडस्ट्री और इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो सेल्फ रिलायंट हो, जो आत्मनिर्भर हो, जो प्रोडक्ट को खुद बनाता हो, कंज्यूम करता हो, अपने लोकल रिसोर्सेज से बनाता हो। और अब एक अलग किस्म के देश प्रेम की मिसाल सुनिए। उस समय ब्रिटिशर्स महंगे महंगे साबुन से नहाते थे। वो अपने आप को सुंदर, अपर क्लास, भगवान की फाइन वाली संतान मानते थे, और हम लोगों को लोअर क्लास, जैसे मुफ्त में धरती पर आ गए इस तरीके की संतान मानते थे। उस समय भारत बेसन से नहाता था, हल्दी से नहाता था, देश में साबुन नहीं चलता था, और हिंदुस्तान का जो वेजिटेरियनिज्म था उसको ध्वस्त करने में ब्रिटिशर्स लगे हुए थे। उस समय 1919 में एक अलग किस्म का देश प्रेम दिखाते हुए उन्होंने दुनिया का पहला वेजिटेरियन साबुन लॉन्च कर दिया,
जिसमें एक भी नॉनवेज कंपोनेंट नहीं था, एनिमल बेस्ड कंपोनेंट नहीं था, वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ था और उसको एक स्वदेशी ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट किया, छवि नाम रखकर। साथियों, स्वतंत्रता दिवस पे यही बात मन में आती है कि किसी ने प्रत्यक्ष योगदान दिया, किसी ने अप्रत्यक्ष योगदान दिया, किसी ने रक्त बहाकर योगदान दिया, किसी ने पैसे बहाकर योगदान दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां मन में उठता है, आप और हम इस रेडीमेड स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे हैं? हम ऐसा क्या करें जिस पर हमारे देश को हम पर गर्व हो? अरे ये सवाल तो हर कोई पूछता है, मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया? लेकिन शायद ईमानदार सवाल ये होगा, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं? एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सभी भारतीयों को नमस्कार। जिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आकर खड़े होकर बोल पा रहा हूँ, शायद ये उस वक्त बोलता तो गिरफ्तार हो जाता। आप सभी को मेरा प्रणाम और इस बहुत बड़े सवाल के साथ आज का उज्जवल पाटनी शो समाप्त कर रहा हूँ। सोचिए, देश के लिए और देशवासियों के लिए आप और हम क्या करें। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।